हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने आपको प्रकाश परावर्तन परावर्तन के प्रकार और समतल दर्पण के बारे में बताया था। यदि आपने हमारी लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो आप तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर देख सकते हो। जब आप सीक्वेंस से वीडियो को देखते हुए आते हो तभी आपको ज़्यादा समझ में आता है। तो आप तो सीक्वेंस से देखते हुए सभी उत्तर तो पूरा देता है, आप तो कोई भी डाउट नहीं रहने वाला। अब हम क्लास के अंतर्गत समतल दर्पण पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। यदि यदि एक व्यक्ति यदि एक व्यक्ति समतल दर्पण के सामने समतल दर्पण के सामने यदि एक व्यक्ति समतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर खड़ा है, 20 सेंटीमीटर दूरी पर खड़ा है तो व्यक्ति और इसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो व्यक्ति और इसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, व्यक्ति समतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर खड़ा है। मान लीजिए हमारे पास ये कोई समतल दर्पण है और एक व्यक्ति समतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर खड़ा है। यहाँ से 20 सेंटीमीटर दूरी पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, 20 सेंटीमीटर दूरी पर। अब बोल रहा है तो व्यक्ति और इसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। हम सभी जानते हैं जितनी दूरी पर व्यक्ति दर्पण से आगे खड़ा होता है उतनी दूरी पर इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है समतल दर्पण में। तो व्यक्ति क्या है, 20 सेंटीमीटर आगे खड़ा हुआ है, तो इसका प्रतिबिंब भी दर्पण के अंतर्गत 20 सेंटीमीटर दूरी पर ही बनेगा। भाई हमने आपको पिछली वीडियो में समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति के बारे में बताया था। हमने वहां पर आपको बताया था कि व्यक्ति या फिर वस्तु दर्पण से जितनी दूरी आगे होती है उतनी दूरी पर ही दर्पण के पीछे इसका प्रतिबिंब बनता है। तो व्यक्ति समतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर आगे खड़ा हुआ है तो इसका प्रतिबिंब भी दर्पण में 20 सेंटीमीटर पीछे बनेगा। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्यक्ति और इसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अगर वो सिर्फ प्रतिबिंब की दूरी पूछता तो 20 सेंटीमीटर हो जाती। भाई 20 सेंटीमीटर व्यक्ति आगे खड़ा है तो प्रतिबिंब भी 20 सेंटीमीटर दूर बनता, प्रतिबिंब की दूरी 20 हो जाती। लेकिन उसमें क्वेश्चन में क्या है, व्यक्ति और इसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। व्यक्ति तो भाई 20 सेंटीमीटर दूरी पर खड़ा है, 20 सेंटीमीटर दूरी पर ही प्रतिबिंब बनाता है, ये दूरी कितनी हो जाएगी टोटल 40 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। व्यक्ति और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी 40 सेंटीमीटर हो जाएगी। अगर आपने हमारी लास्ट वीडियो देखी आप इसे आसान तरीके से सोल्व कर सकते थे, इसमें तो इतना बड़ा झंझट नहीं था। अब हम दूसरे क्वेश्चन देख लेते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन इससे बनते हैं। सिर्फ अब तो इसका एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि वस्तु दर्पण से जितना आगे प्रतिबिंब भी उतना पीछे, उसी से ऐसे न्यूमेरिकल्स बन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। यदि एक व्यक्ति समतल दर्पण के सामने यदि एक व्यक्ति समतल दर्पण के सामने 40 सेंटीमीटर दूरी पर खड़ा है, 40 सेंटीमीटर दूरी पर खड़ा है तो इस व्यक्ति को दर्पण की तरफ कितना चलना चाहिए, ताकि व्यक्ति और इसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी इसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी 40 सेंटीमीटर रह जाए। तो क्वेश्चन दिया हुआ है फ्रेंड्स हमें, यदि एक व्यक्ति समतल दर्पण के सामने 40 सेंटीमीटर दूरी पर खड़ा है। मान लीजिए हमारे पास ये कोई प्लेन मिरर है, समतल दर्पण है, और एक व्यक्ति समतल दर्पण के सामने 40 सेंटीमीटर दूरी पर खड़ा है। यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है 40 सेंटीमीटर दूरी पर।
अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, तो इस व्यक्ति तो दर्पण की तरफ कितना चलना चाहिए, मतलब इस व्यक्ति तो इधर खड़ा था तो दर्पण की ओर ऐसे कितना चलना चाहिए ताकि व्यक्ति और उसके प्रतिबिंब के बीच दूरी 40 सेंटीमीटर रह जाए। क्वेश्चन में बोला है व्यक्ति और उसके प्रतिबिंब के बीच दूरी 40 सेंटीमीटर रह जाए। यदि व्यक्ति इधर से इधर 20 सेंटीमीटर और चल ले, यदि व्यक्ति इधर से इधर 20 सेंटीमीटर और चल ले, तो अब ये समतल दर्पण के सामने कितने सेंटीमीटर दूरी पर खड़ा हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। अब जब ये 20 सेंटीमीटर दूरी पर खड़ा हो जाएगा तो इसका प्रतिबिंब भीतर दर्पण में 20 सेंटीमीटर पीछे ही बनेगा, तो अब इसका प्रतिबिंब दर्पण में 20 सेंटीमीटर पीछे बनेगा। अब इनके बीच की दूरी कितनी रह जाएगी, व्यक्ति और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी 40 सेंटीमीटर रह जाएगी। तो अतः व्यक्ति तो दर्पण की ओर 20 सेंटीमीटर चलना पड़ेगा। भाई 40 खड़ा हुआ था, जब दर्पण जरा वो 20 सेंटीमीटर और चल लिया तो यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी रहता है, 20 सेंटीमीटर। यानी अब वो दर्पण से 20 सेंटीमीटर आगे है। जब अब 20 सेंटीमीटर आगे है तो दर्पण से प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर पीछे बनेगा। अब इन दोनों की दूरी कितनी हो जाती है, 40 सेंटीमीटर। अतः हम बोल सकते हैं व्यक्ति को 20 सेंटीमीटर और दर्पण की तरफ चलना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन तो आप आसान तरीके से सोल्व कर सकते हो, ऐसे न्यूनतम समतल दर्पण पर बनते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं। एक वैरायटी और देख लेते हैं इसमें न्यूमेरिकल्स थी कि भाई 30 वैरायटी तो न्यूमेरिकल्स बनते हैं इसमें। आप तो कोई भी डाउट नहीं रहने वाला। यदि आप, मैंने आपको बोला तो है, यदि आप प्रीवियस लेक्चर देखते रहते हो, सभी लेक्चर मेरी तरफ से देखते आते हो सीरियल वाइज, तो अब तो कोई भी डाउट नहीं रहने वाला। आप तो इन्हें देखते ही आंसर बता देते। यदि आपने हमारी लास्ट वीडियो देखी होती, आप सोचते पता नहीं क्या पूछ रही है हमारे टीचर। चलो खैर, अगला न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं हम। न्यूमेरिकल 3, न्यूमेरिकल नंबर 3। एक व्यक्ति समतल दर्पण से, एक व्यक्ति समतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर, 30 सेंटीमीटर दूरी पर खड़ा है। एक व्यक्ति समतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर खड़ा है। इस व्यक्ति को दर्पण से दूर कितना चलना चाहिए, दर्पण से दूर कितना चलना चाहिए, कितना चलना चाहिए ताकि व्यक्ति और इसके प्रतिबिंब के, ताकि व्यक्ति और इसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी 80 सेंटीमीटर हो जाए, 80 सेंटीमीटर हो जाए। तो क्वेश्चन क्या है, अब की बार एक व्यक्ति समतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर खड़ा है। मान लीजिए हमारे पास ये तो प्लेन मिरर है, समतल दर्पण है, और एक व्यक्ति समतल दर्पण से यहाँ पर 30 सेंटीमीटर दूरी पर खड़ा है। यहाँ तक की जो डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर दूरी पर खड़ा है। इस व्यक्ति तो क्वेश्चन में क्या बोला जाए, ध्यान से पढ़ना। इस व्यक्ति तो दर्पण से दूर, पिछले क्वेश्चन में क्या करते हैं, हम दर्पण की तरफ ला रहे थे। अब क्वेश्चन ने बोला है दर्पण से दूर। इस व्यक्ति तो दर्पण से दूर कितना चलना चाहिए ताकि व्यक्ति और इसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी 80 सेंटीमीटर हो जाए। फ्रेंड्स, यदि हम जानते हैं कि अगर ये दर्पण से 40 सेंटीमीटर आगे खड़ा हो जाए तो इसका प्रतिबिंब दर्पण में 40 सेंटीमीटर दूरी पर ही बनेगा। अब व्यक्ति और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी 80 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये तो क्वेश्चन में बोला था है। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक बताता हूं मैं, आप तो करना क्या है, ये क्वेश्चन में बोला हुआ है कि व्यक्ति दर्पण से कितना चलना चाहिए ताकि व्यक्ति और इसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी 80 सेंटीमीटर हो जाए। तो हमें सोचना है कि 80 सेंटीमीटर करना है व्यक्ति और उसके प्रतिबिंब की दूरी। यदि व्यक्ति दर्पण से 40 सेंटीमीटर खड़ा हो जाए तो उसका 80 बन जाएगी। तो नॉर्मली इसका जनरली आधा हो जाता है, वैसे तो कह नहीं सकते हम, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से जितना बोला जाता है इसका आप आधा करो। भाई 80 है, 80 तो आधा करा आपने, यानी व्यक्ति 40 सेंटीमीटर खड़ा होना पड़ेगा। व्यक्ति तो दर्पण के सामने 40 सेंटीमीटर खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि जब व्यक्ति दर्पण से 40 सेंटीमीटर आगे खड़ा हो जाएगा तो व्यक्ति का प्रतिबिंब दर्पण में 40 सेंटीमीटर पीछे बनेगा। अब इन दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 80 सेंटीमीटर। 80 सेंटीमीटर दूरी हो जाएगी, लेकिन
अब व्यक्ति तो दर्पण से दूर 10 सेंटीमीटर और चलना पड़ेगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर तो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि उसने पूछा है व्यक्ति तो दर्पण से दूर कितना चलना चाहिए ताकि व्यक्ति और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी 80 सेंटीमीटर हो जाए। अगर व्यक्ति दर्पण से 10 सेंटीमीटर और दूर चल ले, भाई 10 सेंटीमीटर और दूर चल लिया, अब 80 सेंटीमीटर दूर है दर्पण से, जब ये 80 सेंटीमीटर दूर है, अब 80 सेंटीमीटर दूरी पर इसका प्रतिबिंब बनेगा, अब इन दोनों के बीच की दूरी 80 सेंटीमीटर हो जाएगी, अतः व्यक्ति तो दर्पण से दूर 10 सेंटीमीटर चलना पड़ेगा, इस क्वेश्चन का आंसर 10 हो जाएगा। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको प्लेन मेरे सभी नंबर समझ में आ गए होते। अब हम इस चैप्टर में आगे बढ़ लेते हैं कि आखिर इस चैप्टर में होता क्या है। प्लेन मेरे के बारे में और भी कुछ बातें होती है, थोड़ा प्लेन मेरे तो आज हम डीपली पढ़ लेते हैं, बहुत ही गहराई थी अंतर्गत, जिससे आपके एमसीक्यूज बनते हैं, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करो, 10th या फिर 12th, जो भी आप, अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हो तो वहां से एमसीक्यू बोले बनते हैं, एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आता है कि भाई समतल दर्पण के बारे में रोचक तथ्य है, मतलब समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता क्या है, शक्ति क्या है, और त्रिज्या क्या है, ये हम देखने वाले हैं। तो हम देखने वाले समतल दर्पण के बारे में, समतल दर्पण के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट या फिर बातें। अब हम देखते हैं समतल दर्पण के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। नंबर 1 हम देखते हैं समतल दर्पण की शक्ति। समतल दर्पण की शक्ति, देखते शक्ति क्या होता है। शक्ति दर्पण की वो प्रॉपर्टी होती है जिस कारण यह अपने ऊपर आने वाली प्रकाश किरणों को फैलाता है या इकट्ठा करता है। तो शक्ति क्या है, किसी दर्पण का वह गुण जिस कारण यह प्रकाश किरणों को फैलाता है या इकट्ठा करता है, दर्पण की शक्ति कहलाता है। लेकिन हमने समतल दर्पण पढ़ रहे हैं, हम समतल दर्पण मान लीजिए हमारे पास तो ही समतल दर्पण है, बिल्कुल प्लेन सरफेस समतल दर्पण है, इस पर जनरली सिल्वर बुल स्टेटमेंट कर दी जाती है। और हमें पता है समतल दर्पण पर जितनी भी प्रकाश किरणें आती है समांतर आती है, और दर्पण से टकराने के पश्चात समांतर ही वापस जाती है। समतल दर्पण में जितनी भी प्रकाश किरण आती है पैरेलल जाती है और पैरेलल ही आती है, तो टकराने के पश्चात समांतर वापस चली जाएगी, पैरेलल। तो प्रकाश किरणें क्या करता है, इसके ऊपर प्रकाश किरणें समांतर आती है और प्रवर्तन के पश्चात समांतर ही वापस जाती है। अर्थात ना तो ये प्रकाश किरणों तो फैलाता है ना ही इकट्ठा करता है, ये तो समांतर भेजता है। और सत्य क्या है, किसी दर्पण का वह गुण जिसके कारण यह प्रकाश किरणों तो फैलाता है यह इकट्ठा करता है, दर्पण की शक्ति कहलाता है। लेकिन ये तो समांतर भेजता है, समांतर आती है, समांतर भेजता है, ना तो यह प्रकाश किरणों तो फैलाता है और ना इकट्ठा करता है, तो इसकी शक्ति शून्य होती है। तो समतल दर्पण की शक्ति शून्य होती है, समतल दर्पण की शक्ति शून्य होती है। आप शक्ति की परिभाषा भी लिख सकते हो फ्रेंड्स, शक्ति, दर्पण की शक्ति पढ़ा रहा हूं आप तो ये मैं, शक्ति किसी दर्पण का वह गुण है, किसी दर्पण का वह गुण है जिसके कारण यह प्रकाश किरणों को, जिसके कारण यह प्रकाश किरणों को फैलाता है या इकट्ठा करता है। तो शक्ति क्या है, शक्ति किसी दर्पण का वह गुण है जिसके कारण यह प्रकाश किरणों को फैलाता है या इकट्ठा करता है। अगर प्रकाश किरणों को कोई दर्पण ज्यादा मोड़ रहा है तो उसकी शक्ति उतना ही ज्यादा, जो फैला रहा है उसकी शक्ति उतनी कम। तो समतल दर्पण की शक्ति शून्य होती है क्योंकि यह प्रकाश किरणों को ना तो फैलाता है और न ही इकट्ठा करता है। अब हम दूसरी बात देख लेते हैं इसके बारे में। समतल दर्पण की फोकस दूरी, समतल दर्पण का फोकस देखिए फ्रेंड्स, समतल दर्पण पर आने वाली प्रकाश किरणें समांतर आती है, समांतर ही जाती है, बिल्कुल रेल की पटरियों की तरह। क्या ये तो ये चीजें मिलेगी, आप सोच रहे हो तो ये मिलेगी, जैसे आप रेल की पटरी बिल्कुल समांतर होती है, कहीं दूर जाकर देखते हो तो आपको ऐसा प्रतीत होता है कि रेल की पटरी आपस में मिल रही है, मिलती हुई प्रतीत होती है, वास्तव में नहीं मिलती। तो जो चीज जो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं तो उसे हम मान लेते हैं कि अनंत पर जाकर मिलेगी। भाई अनंत तो कोई अंत ही नहीं है, या तो कहीं नहीं मिलेगी।
मतलब अनंत ये मतलब है तो ही नहीं मिलेगी, लेकिन हम एज्यूम कर लेते हैं, ऐसा मान लेते हैं कि जो होती है ना दी कोई चीज जो समांतर होती है वो अनंत पर जाकर मिलेगी। भाई जैसे आप दूर से तई रेलती पट्टी देखते होते तो अब तो मिलती ही प्रतीत होती होती, तो हम बोलते हैं जो चीज समांतर रहती है वो अनंत पर जाकर मिलेगी और अनंत पर जाकर मिलेगी। और जहाँ ये दोनों चीजें फोतश्रित हो जाएगी, जहाँ फोतश्रित हो जाएगी दोनों मिल जाएगी, वही तो इसका फोतस बन जाएगा। तो हम मानते हैं कि अनंत पर मिलेगी, अतः समतल दर्पण का फोतस अनंत होता है। समतल दर्पण का फोकस अनंत होता है, अनंत होता है। मतलब जहां दोनों प्रकाश ने फोकसित हो जाएगी, अटैच हो जाएगी, तो वो इसका फोकस बन जाएगा। तो समतल दर्पण का फोकस अनंत होता है क्योंकि जो चीजें पैरेलल होती है हम मान लेते हैं कि अनंत पर जाकर मिलेगी। अब एक चीज होता है फोकल लेंथ, फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या होती है? दर्पण से फोकस तक की दूरी, दर्पण से फोकस तक की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। दर्पण से फोकस, फोकस तो है अनंत पर है, और दर्पण से फोकस अनंत तक की दूरी फोकस दूरी कहलाती है, अतः इसकी फोकस दूरी भी अनंत होती है। अतः समतल दर्पण की, अतः समतल दर्पण की फोकस दूरी, अतः समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, अनंत होती है। क्योंकि हम जानते हैं फोकस दूरी होती है दर्पण से फोकस तक की दूरी, जब फोकस अनंत पर है तो दर्पण से अनंत तक की दूरी अनंत ही तो होगी, अतः समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। अब हम देख लेते हैं फोकस दूरी भी कर ली अनंत। अब देख लेते हैं हम चौथा पॉइंट, फोकस दूरी तीसरा पॉइंट है यहाँ पर। अब हम देख लेते हैं चौथा पॉइंट, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या। समतल दर्पण की, समतल दर्पण की वक्रता, वक्रता त्रिज्या। देखिए फ्रेंड्स, ये त्रिज्या होती है ना, ये कर्व सरफेस की होती है। मान लीजिए हमारे पास कोई सर्कल है, ये सर्कल है, तो हम क्या करते हैं, अगर सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक की ये जो डिस्टेंस होती है, सेंटर से सर्कमफ्रेंस, सेंटर से परिधि तक की ये जो दूरी होती है, इसे त्रिज्या बोला जाता है। तो जो त्रिज्या होती है ना, इस कर्व सरफेस की होती है, वृत्त की, गोले की, उस चीजें की होती है। लेकिन जो चीज बिल्कुल समतल है, फ्लैट है, उसकी त्रिज्या तो हम बता ही नहीं सकते। त्रिज्या तो कर्व की होती है, भाई गोले की होती है, वृत्त की होती है। लेकिन जो चीज बिल्कुल फ्लैट है, बिल्कुल समतल है, उनकी त्रिज्या हम बता नहीं सकते, उनकी त्रिज्या अनंत होती है। हर वो चीज जो फ्लैट होती है, समतल होती है, जैसे बोर्ड, दीवार, इन सब त्रिज्या अनंत। तो क्योंकि हम इनकी बता नहीं सकते, भाई त्रिज्या तो तुरंत ही बता सकते हैं हम। तो कोई चीज अगर समतल है, जैसे कि बोर्ड है, समतल दर्पण है, ये दीवार है, कोई भी चीज फ्लैट है, उनकी त्रिज्या क्या होती है? अनंत। तो समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है, अनंत होती है। अब एक और इंपॉर्टेंट बातें पूछ लेते हैं हम, आपको बता देते हैं। नंबर 5, समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता। समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता। वैसे हम इस चैप्टर में आवर्धन क्षमता का बिल्कुल पोस्टमार्टम करेंगे, लेकिन यहाँ बताना जरूरी है। समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता, सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि आवर्धन क्षमता होती क्या है। देखिए फ्रेंड्स, मान लीजिए आप एक दर्पण के सामने खड़े हुए हो, उस दर्पण ने आपकी हाइट भाई 6 फुट की थी आप, और आपने आप तो उसने आपको 12 फुट का बना दिया। तो यानी उसने आपकी हाइट तक क्या दिया? 2 टाइम्स कर दिया। मतलब आपका जो प्रतिबिंब उसने बनाया 2 टाइम्स कर दिया। और दूसरे दर्पण के सामने तो आप आपकी हाइट 5 फुट थी, उसने आपको 10 तक दिखा दिया, तो उसने भी 2 टाइम्स कर दिया। फिर आप तीसरे दर्पण के पास गए, आपकी हाइट 4 फुट थी, उसने आपको 2 फुट तक दिखा दिया और भी आधा कर दिया। तो आवर्धन क्षमता क्या है? आवर्धन क्षमता यह बताती है कि वस्तु के सापेक्ष व्यक्ति का प्रतिबिंब, सॉरी, कि वस्तु के सापेक्ष वस्तु का प्रतिबिंब कितने गुना बड़ा बनेगा और कितने गुना छोटा। मान लीजिए उस मिरर में आपको आप 6 फुट थे, आप तो 12 फुट का दिखा दिया, 2 गुना दिखा दिया, यानी इसमें मैंने विसर्जन क्षमता, आवर्धन क्षमता +2 है, क्योंकि आप तो 2 गुना दिखा रहा है, 2 हो जाएगी। लेकिन अगर वो मिरर आप तो 6 फुट थे, आप 3 फुट का दिखा देता, तो उसकी मैग्नेटिक क्षमता आधी हो जाती, क्योंकि उसने आपकी हाइट तो आधा प्रतिबिंब बना दिया। तो आवर्धन क्षमता क्या है? यह बताती है कि वस्तु के सापेक्ष वस्तु का प्रतिबिंब कितने गुना बड़ा है, कितने गुना छोटा। अगर 2 टाइम्स बना रहा तो 2 गुना बड़ा है, 2 टाइम्स छोटा बना रहा तो 2 गुना छोटा है। तो आवर्धन क्षमता यह बताती है कि वस्तु के सापेक्ष वस्तु का प्रतिबिंब कितने गुना बड़ा है, कितने गुना छोटा है। क्लियर? तो हमें पता है समतल दर्पण तो वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से बराबर ही बनाता है। अगर आप समतल दर्पण के सामने 2 मीटर ऊंची वस्तु रखते हो, तो दर्पण में इसका प्रतिबिंब 2 मीटर ऊंचा ही बनेगा। तो ये तो बिल्कुल बराबर बताता है, ये तो गुना तो उसने बताता है, 1 टाइम्स बताता है, गुना बताता है। मान लीजिए आप 3 फुट के व्यक्ति समतल दर्पण के सामने खड़े हो,
तो 3 फुट था प्रतिबिंब तो बनेगा। तो इसमें क्या था, वन टाइम से था, आप तो जितने थे आप उतना दिखा दिया। तो इसकी आवर्धन क्षमता समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता +1 होती है। समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता +1 होती है। जितने ऊंचाई थी आप हो उतना ही ऊंचाई तो आप तो प्रतिबिंब दिखाई देता है समतल दर्पण में। तो समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता +1 होती है। इसे जनरली हम से दर्शाते हैं, आवर्धन क्षमता तो हम से दर्शाते हैं, इसकी आवर्धन क्षमता +1 होती है। अब एक बार आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ 10th में यूपी बोर्ड के अंतर्गत थी आवर्धन क्षमता +1 से क्या तात्पर्य है। देखिए भाई, प्लस का साइन ये बता रहा है जो प्रतिबिंब है ना आभासी है भाई, प्रतिबिंब आभासी है। मतलब जब आप समतल दर्पण के सामने जाओगे तभी आप तो आपकी इमेज दिखाई देगी, अगर आप समतल दर्पण से हट जाओगे तो आप तो आपकी इमेज दिखाई नहीं देती। तो प्लस का साइन क्या बताता है कि प्रतिबिंब आभासी है। 1 क्या बताता है कि वस्तु के बराबर आकार था, वस्तु के बराबर आकार था, वस्तु के बराबर आकार था। मतलब जितने ऊंचाई थी आप वस्तु रख होगे, जो वस्तु का साइज होगा उसी आधार पर उस ऊंचाई की वस्तु दिखाई देगी। इसलिए +1 का तात्पर्य वस्तु के बराबर आकार था, और +1 का तात्पर्य यह वस्तु के बराबर आकार था, और प्लस का अर्थ है आभासी। तो समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता +1 होती है। अगर +2 होती तो यानी वस्तु से 2 गुना प्रतिबिंब बना रहा है वो, आप तो जो प्रतिबिंब है वस्तु से 2 टाइम्स दिखा रहा है तो वो हो जाती, लेकिन प्लस का फिर भी आभासी हो जाता। तो आप तो समतल दर्पण के बारे में ये सभी 5 बातें याद रखनी है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जाम्स में इनसे एमसीक्यू जरूर बनते हैं। अगर कोई चीज, अगर आपके पास कोई भी ऐसे पेपर की तैयारी कर रहे हो जिसमें लाइट चैप्टर आता है तो यहाँ से क्वेश्चन एक जरूर उठने वाला है, एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर बनेगा। और मैं आपसे कहना चाहूंगा वीडियो तो आप शुरू से लास्ट तक देखते रहो, आप तो एडवांस बातें बताता हूँ मैं। 10th तो हम कवर कर ही, 10th के साथ हम और अपर लेवल तो भी पढ़ेंगे जो कॉम्पिटिशन एग्जाम में आपके काम आता है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे बात करेंगे। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो तो लाइक कीजिए, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।